सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। गांव को बढ़ना चाहिए खुद कि लोग वहां रहें, लोग बहें। लोग वहां बहेंगे वो दो बातों से। एक तो खैर अच्छी खेती हो, वो भी काफी नहीं है। उस खेती के साथ गांव में छोटे छोटे कारखाने बने तब, और जमीन पे जितने लोग काम करते हैं वो कुछ उसमें से बहुत सारे कारखाने की तरफ जाएं, क्योंकि हमारे जमीन पे लोग जरूरत से ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, उनकी आवश्यकता नहीं है जमीन पर। और भी लोग जमीन मांगते हैं, कहाँ से आए, जमीन है नहीं इतनी। तो ये तो है नहीं कि जमीन से निकाल दें लोगों को, लेकिन उसी जमीन पर रह के उनको काम मिलना चाहिए। और वो काम ऐसे ही हो सकता है, कुछ कारखाने ऐसा काम रहे, वही गांव गांव में हो। एक परिवार में कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग करते हैं कारखाने चलाते हैं, उनकी आमदनी दुगनी चौगनी होती। अक्सर ये चर्चा होता है आजकल कि जमीन किसी के पास फर्ज करो 30 एकड़ से ज्यादा ना हो, जो भी मुकर्रर करें, और इसमें कुछ लोग शिकायत करते हैं। लेकिन सब बातें सोच के हमने ये बात निश्चय की कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है कि ज्यादा जमीन किसी के पास ना हो। पहले तो आप जानते हैं वो जमींदारी प्रथा अलग की, जागीरदारी अलग की, ताल्लुकदारी अलग की, क्योंकि वही बात थी, उसमें हो जाती थी कि एक तो उससे हानि होती थी हमारे सारे समाज के बढ़ने में, और सब में विशेष ये कि विचार गलत पैदा करती थी। विचार यही, वो राजा कुछ काम न करे, जमींदार कुछ काम न करे, वो लगान पे रहे, ये गलत विचार है। अच्छी समाज वो है जिसमें जो काम करता है वो उसको खाने पीने रहने का मिलता है, जो काम नहीं करता उसको कोई अधिकार नहीं है किसी और के काम पे रहने का। ये सिद्धांत होना चाहिए। अब इस तरह से सफाई सिद्धांत कह देना तो कठिन है। अब उसमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, खैर और बात है, उनका समाज के ऊपर बोझा है, समाज की उनकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन कोई हट्टा कट्टा पुरुष या स्त्री, याद रखिए या स्त्री, ये मैं कहता हूं या स्त्री, लेकिन स्त्रियां तो हमेशा बेचारी काफी काम करती हैं, घर में और जगह भी कहीं ना कहीं काम तो करती है, तो मैं नहीं कहता हूं बेकार रहती है। तो हरेक को कम से कम अपनी मेहनत से अपने लिए तो कमाना है। जितना हर एक आदमी खाता पीता कपड़े पहनता है, घर लेता है, यानी समाज के धन को वो खा जाता है, तो पैदा कितना करता है? अगर जितना वो खाता पीता है उससे अधिक कमाता है तो किसी और को कमाया खाता है, जाहिर है। इसके माने एक चोरी करता है दूसरे के हिस्से की। अगर वो खुद कमाता अधिक है और उससे खाता कम है तो वो समाज के लिए बच जाता है, और इसी से समाज बढ़ती है। तो खैर ये मैंने आपसे कहा कि हमें अपनी धन दौलत बढ़ानी है, तभी गरीबी जाएगी। खुशामद से, भीख मांगने से तो नहीं। वो जमीन से हम पैदा करें धन या कारखाने से करें, दोनों से करें। और हमारे सामने प्रश्न है कैसे करें कि आजकल के जो तरीके विज्ञान ने सिखाए हैं, आज नहीं 100 बरस 150 बरस 200 बरस से चलते आते हैं, नई नई बातें निकलती हैं, हम भी सीखेंगे। और हम खाली उनकी वो बातें नहीं सीखेंगे, हम उसमें नई नई बातें अपनी तरफ से भी निकालेंगे। तब भारत बढ़ता है, तब हम यहाँ की गरीबी के प्रश्न को हल कर देते हैं। अभी इस कृष्णा नदी के उस पार मैं था और वहाँ एक शुभ काम किया, शिलान्यास किया। एक बुनियादी पत्थर वहाँ लगाया जिसके ऊपर या जिसके सिलसिले में अब ये बड़ी डैम यहाँ से बनेगी। जो मैंने वहाँ कहा शायद यहाँ आपने सुना हो। वहाँ खड़े होकर और इस जगह को देखकर मेरे मन में अनेक विचार आए, तरह तरह के ख्यालात आए, पुराने और नए। मुझे याद आया कि ये जगह एक हमारे इतिहास में भारत के बड़ी प्रसिद्ध जगह थी, और प्रसिद्ध भारत में नहीं लेकिन दूर दूर के देशों में, और वहाँ से लोग आते थे यहाँ। जो श्री पर्वत नाम था, फिर विजयपुरी उसका नाम हुआ। उस नगर में यहाँ लोगों से मिलने, पढ़ने और भारत की विद्याओं को, भारत के में जो एक धर्म पैदा हुआ था, बौद्ध धर्म,
उसको सीखने को, समझने को। तो ये एक भारत की संस्कृति और एशिया की संस्कृति और तमद्दुन का एक बड़ा केंद्र था ये। आप देखें, यहाँ अभी मैं इस कृष्णा नदी के उस पार था, वो आजकल आंध्र देश कहलाता है, आंध्र प्रदेश। नदी के इस पार आया तो वह आजकल हैदराबाद प्रदेश कहलाता है। लेकिन उसमें कौन सा फर्क हुआ? उधर भी हमारा परिवार, इधर भी हमारा आपका परिवार। एक नदी तो हमें अलग नहीं कर सकती। और इस समय जो बड़ा कार्य हम शुरू कर रहे हैं, ये नागार्जुन सागर का दोनों तरफ का है, दोनों को मिलना है, दोनों का कार्य है। इसी तरह से इस काम को हम एक दूसरे के सहयोग से कर सकते हैं। अलग अलग करें तो काम ठीक नहीं हो। इसी तरह से भारत भर में जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, वो सब एक दूसरे के सहयोग से हों, क्योंकि सारा भारत आपका है। आपका खाली ये जिला और हैदराबाद प्रदेश नहीं या आंध्र देश नहीं, आपका तो सारा भारत है, आपका और मेरा। हम अपने इस बड़ी जायदाद को, बड़ी विरासत को कम क्यों करें, थोड़ा क्यों करें? हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक ये भारत आप सबों का है, और हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक और सब दक्षिण और उत्तर सब मेरा है, और हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हम एक बड़ा परिवार है इस देश में। थोड़ी देर के लिए हम अपने अलग अलग प्रदेशों को भूल जाएं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, या आप इधर के दक्षिण में रहने वाले, और हम सोचें कि हम सब इस महान देश भारतवर्ष के रहने वाले हैं। दुनिया में हमारा आदर होता है तो इसलिए कि हम भारतीय हैं, इसलिए नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश से आया और आप हैदराबाद या आंध्र से आए। भारत का नाम है, और जो भारत का नागरिक है उसका इसलिए आदर है कि भारत से वो आता है। हम और आप यहाँ जो आज जमा हैं, ये एक पवित्र स्थान है, पाक जगह, क्योंकि यहाँ हमारे बुजुर्गों ने हजारों बरस हुए बड़े बड़े विचार किए, बड़े बड़े कार्य किए, और उनके विचार दुनिया में फैले। यहाँ एक बड़ी विद्यापीठ थी, उसके आचार्य नागार्जुन अध्यक्ष थे। उनका नाम अब तक प्रसिद्ध है, और उनका नाम भारत में नहीं, चीन और जापान में और तिब्बत में, इन देशों में प्रसिद्ध है। शायद आप और हम तो भूल भी गए हों, लेकिन और देशों में अब तक उनका नाम मशहूर है, प्रसिद्ध है। इतने महापुरुष वो थे। तो हम एक पवित्र स्थान पर है, और यहाँ एक नगर था जिसका उस समय नाम विजयपुरी था। उस समय के जो बड़े राजा लोग थे उन्होंने बनाया था। तो नाम भी एक सुंदर नाम है, और जो काम हम आज कर रहे हैं वो भी एक विजय का काम है। जनता की विजय, जनता की भलाई, उनकी दुख दूर हो, इससे बड़ी विजय क्या हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि फिर से यहाँ एक नगर बसेगा इस बड़े सागर के आसपास, जो सागर बनने वाला है, और शायद उचित हो, मुनासिब हो अगर उस नगर का नाम भी आप विजयपुरी रखें। आज विजयपुरी मैंने आपसे कहा, किस बात के ऊपर विजय? पहले राजा महाराजा लोग एक दूसरे से लड़ाई लड़ते थे। अब भी बड़े बड़े देश एक दूसरे से लड़ाई लड़ा करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा ध्येय यह है कि हम कोई लड़ाई न लड़ें, शांति से चलें। लेकिन एक लड़ाई हम लड़ेंगे, किसी देश से नहीं, किसी कौम से नहीं, किसी पुरुष से नहीं, लेकिन एक महायुद्ध हम लड़ना चाहते हैं हमारे देश की दरिद्रता से और गरीबी से। तो ये जो यहाँ विजयपुरी हो, वो एक विजय की निशानी हो कि इस लड़ाई में जो देश की दरिद्रता से हम लड़ें, कि उसको दबाएं, उसको हराएं और उसको इस देश से निकाल दें। என் உயிரினும் மேலான அன்பு உடன்பிறப்புகளே, 13 ஆண்டு காலம் திமுக கழகம் தமிழகத்தில் எதிர்க்கட்சியாக இருந்தது. தமிழ் மக்களுக்காக, தமிழ் மொழிக்காக,
கழகம் பல்வேறு போராட்டங்களை அரசியல் ரீதியாக சந்தித்திருக்கிறது. கடமை தவறினோம் இல்லை, கண்ணியம் மீறினோம் இல்லை, கட்டுப்பாடு இழந்தோம் இல்லை. கற்பூரமாக எரிந்தோம், ஊதுவத்தியாக மணந்தோம், மெழுகாக உருகினோம், உப்பாக கரைந்தோம், மழையாக பொழிந்தோம், தென்றலாக வீசினோம். யாருக்காக? தமிழர்களுக்காக. எதற்காக? தமிழ் மொழிக்காக. ஏன்? தமிழர் கலாச்சாரம் காப்பதற்காக. நாம் வாழ விரும்புவதெல்லாம் தமிழர் வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். தமிழர்களின் எதிர்காலம் இருண்டுவிடக் கூடாதே என்பதற்காகத்தான். நம் வருங்கால சந்ததிகள் பழையபடி அடிமைகளாக வாழக்கூடாது என்பதற்காகத்தான். எழு, விழி, தமிழர் இனத்தை அழிக்க வரும் பகையை அழி. இந்த தேர்தல் தமிழர்களுக்கும் தமிழ் பகைவர்களுக்குமான குருட்சேத்திர யுத்தம். தொட்டில் தூங்கும் குழந்தை கூட அதோ இனமானம் காக்க குல வெற்றிக்கான கைகால்களை உதைத்துக் கொள்கிறது. பெரியாரின் பேரனே, அண்ணாவின் உண்மை தம்பியே, அன்பு உடன் பிறப்பே, வெற்றி கிட்டும் வரை இமை மூடாதே, துரோகத்தை தூள் தூளாக்கு, தூள் தூளாக்கு. என் அன்பு உடன் பிறப்பே, காலை மிதித்தவனின் தலையை மிதிப்பேன் என்று சூளுரை போர் உண்டு. ஆனால் இப்போது தலையையே மிதித்திருக்கிறார்கள். தன்மான சிங்கமே, தக்க பதிலளிக்க நின் தடந்தோலை தட்டி கிளப்பிடும் ஓசை தருக்கர்களை தலைதெறிக்க ஓட வைக்க வேண்டாமா? ஜனநாயக தேர்தல் களத்தில் அண்ணன் காட்சியாக்கி காட்டியுள்ளார் தேர்தல் களத்தின் இரு அணிகளை. எதிர் அணியில் பகைவர்கள் மட்டுமல்ல, எட்டப்பொருள்களும் இருக்கின்றனர் என எச்சரித்தும் இருக்கிறார். நமது அணியின் தூய்மை, துணிவு, உறுதி, வாய்மை குறித்தும் அண்ணாவின் எழுதுகோள் உயிரோயம் தீட்டியுள்ளது. களம் அதோ, அணிதிரள்க, பணிபுரிக, வெற்றி நமதே, வீறு நடை ஓடுக, வெற்றி நமதே.
দেখেছিলে ছিন্ন শত আচল ঢেকে শীর্ণ দেহখানি ক্লান্ত পায়ে পায়ে যেতে পথে কি জানি কি ঝড়ে গেছে বুঝি ঝরে জীবনের তরু থেকে তখন গগন ছড়ায় আগুন দারুণ তেজে দুটি শীর্ণ বাহু তুলে বসে ক্ষুধায় জ্বলে জ্বলে অন্য মেঘে মেঘে ফেরে প্রাসাদ পানে জানে হয় কোথায় বাঘর কি নাম কালো মেঘ জানে হয় কোথায় বাঘর কি নাম কালো মেঘ হয়তো বা সেই মায়না পাড়ার মাঠের কালো মেঘ হয়তো বা মেঘলা দিনে কবির স্বপ্নে কবির সেই মেঘ হয়তো বা সেই মায়না পাড়ার মাঠের কালো মেঘ হয়তো বা জীবন নদীর খরস্রোতে ভাষা মহাকালের জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা কেন কবির স্বপ্ন কুসুম বিফল হয়ে যাবে হয়তো তাকেই কৃষ্ণ কলি বলে কবি গুরু তুমি কিনেছিলে হয়তো তাকেই কৃষ্ণ কলি বলে কবি গুরু তুমি কিনেছিলে কল্পলোকের মাধুরী মার কুসুম কি হয় গেল ধরে হয়তো তাকেই কৃষ্ণ কলি বলে কবি গুরু তুমি डाकू दयाराम गुजर किस्सा ये दिलचस्प है सुनिए खासो आम देखो भाइयों गौर से लालच का अंजाम लालच का अंजाम बुरा है नहीं फूलता फलता धन दौलत के खातिर इंसान क्या क्या रंग बदलता डाकू चोर उचक्का बनता राह बदी की चलता लूट मार रहजनी से उसका हर अरमान निकलता कहा पत्नी ने उसकी मुझको गहने ला के पहना दो बना दो मुझको बेगम तन मेरा गहनों से सजवा दो
कौन बड़ी ये बात लाता तेरे वास्ते गहने रातों रात। और बेगम ने बादशाह से कहा, दरिया जाने के लिए दिल चाहे सरताज, नहाऊं जी भर के वहां मेला देखूं। जरूर जाइए बेगम, मैं सब इंतजाम किए देता हूँ। इधर दयाराम से एक सरदार ने आकर कहा, सरदार सरदार सुना है बेगम दरिया नहाने और मेला देखने आ रही है। अच्छा आइए तो बहुत अच्छा हुआ। आज मैं अपनी बीवी की फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। और फिर मेले में सांप की नजरें बचाकर दयाराम बेगम के पास पहुंचा। कौन कौन हो तुम? दयाराम गुजर, एक माना हुआ डाकू। तो यहाँ क्यों आए? आपके गहने लेने की खातिर यहाँ आया हूँ, लेके जेवर ही जाऊंगा मैं। खैरियत जिंदगी की अगर चाहती, गहने दे दीजिए ना सताऊंगा मैं। हाथ मेरे बदन को लगाना नहीं, गहने दे दूंगी खुद कुछ उजर ही नहीं। इस ढिठाई पे डाकू पने के लिए इसका अंजाम क्या हो खबर ही नहीं। ये लो गहने। शुक्रिया। उतरवाए हैं सब गहने पिन्हाए लाके पत्नी को। उतरवाए हैं सब गहने पिन्हाए लाके पत्नी को। सुना जब बादशाह ने हाल दी तस्कीन बीबी को। गिरफ्तारी की खातिर हुक्म फौरन कर दिया जारी। दयाराम हो गया चौकस, खबर फैली जो ये भारी। कितनी जल्दी देश की हालत अच्छी हो, देश आगे बढ़े, जनता की कठिनाइयाँ दूर हों, तो कैसे हो सकता था? एक ही तरह से कि देश में धन अधिक पैदा हो। और धन क्या? धन रुपया पैसा सोना चांदी धन नहीं है, वो तो व्यापार की चीज़ें हैं। धन तो है जो आप खेती में पैदा करते हैं, जो आप कारखाने में पैदा करें, जो आप कारीगरी में पैदा करें, जो चीज़ काम में आए वो धन है। रुपया पैसा तो व्यापार के काम आता है। जितना अधिक हम पैदा करें अपने खेती से, उतना ही देश का धन बढ़ जाता है सब लोगों का। और फिर इसका प्रबंध करें जो देश का धन अधिक बढ़ा वो जनता को पहुँचे। ये नहीं कि थोड़े से जेबों में रह जाए, वो बड़े अमीर हो जाएं और बाकी लोग गरीब हों। तो ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने था स्वराज आने पर। तो हमने इसका फिर सोचना शुरू किया, क्या करें जिससे धन अधिक पैदा हो। धन पैदा होगा विशेषकर भूमि से, ज़मीन से, खेती से और दूसरे कारखानों से। तो इसके पैदा करने में दो चीज़ें आवश्यक थी। एक तो भूमि से पैदा करने में पानी आए, नहर का पानी, बड़े बड़े नदियों से लेके नहर का पानी पहुंचाएं, जिससे हम लोग इस बात मोहताज न हो जो वर्षा हो ना हो हम पानी ला सकें। एक तो ये, और दूसरे हम बिजली पैदा करें जिससे बड़े बड़े कारखाने बने, बड़े छोटे, और खेती में भी बिजली का काम आए। इस तरह से देश भर में काम बहुत बढ़ जाए और अधिक धन पैदा हो। इसीलिए हमने पंचवर्षीय योजना की। एक पहली, दूसरी, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तो उसमें तो बहुत सारी बातें हमें करनी है पंचवर्षीय योजना में, लेकिन सब में पहले
खेती का काम करना है और खेती के लिए हमें प्रबंध करना है नहरें बनाने का, पानी लाने का, और दूसरे बिजली की शक्ति पैदा करनी है नदियों के प्रभाव से। ये 2 बड़ा काम हमने उठाया था और जितना देश में हुआ है ये जहाँ जहाँ, वहाँ उससे बहुत लाभ हुआ है।